रणनीति बनाने के लिए केवल 12वां क्षेत्र ही बचा है, वह है अराजकता क्षेत्र। अराजकता क्षेत्र में कोई नियम नहीं है, केवल शक्ति ही सर्वोच्च है। चूंकि वहां संसाधन दुर्लभ हैं, इसलिए न तो 10 महान साम्राज्यों और न ही संप्रदाय डोमेन ने अराजकता डोमेन पर शासन करने में रुचि दिखाई है। हालांकि दयु राजवंश के लिए कैओस डोमेन क्षेत्र स्थापित करने के लिए एक बेहतरीन जगह प्रतीत होती है। ये शियाओ ने मानव सम्राट टॉवर को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। मानव सम्राट टॉवर के अंदर एक स्थान है जिसमें जीवित प्राणियों को रखा जा सकता है। जब समय आएगा, ये शियाओ निश्चित रूप से कुछ साधकों का नेतृत्व करेंगे। दयु राजवंश को अराजकता क्षेत्र में ले जाया गया। भले ही ये शियाओ की शक्ति बढ़ जाए, अगर वह किसी राजवंश या साम्राज्य पर नियंत्रण करना चाहती है तो उसे मदद की जरूरत जरूर पड़ेगी। एक व्यक्ति अकेले सब कुछ नहीं संभाल सकता। यहाँ तक कि ये फैन भी यानहुआंग क्षेत्र में आ गया था और उसने दयु राजवंश के विकास में अपनी शक्ति का योगदान दिया था। दयु राजवंश जितना अधिक शक्तिशाली होगा, वह उतनी ही अधिक शक्ति प्रदान कर सकेगा। ये फैन एक बार दयु साम्राज्य की स्थापना हो जाने पर यह फैन का मानना था कि वह स्वर्गीय अमर क्षेत्र को तोड़ने के करीब होगा। जब तक वह स्वर्ण अमर क्षेत्र को तोड़ता रहेगा, वह उस व्यक्ति का शिष्य बन सकता है। यह भी कुछ ऐसा था जिसका ये फैन बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, चांगमिंग विश्व की कुछ शक्तिशाली ताकतों ने नए मानव सम्राट की जानकारी की गणना शुरू कर दी। दुर्भाग्यवश नियमों की बाधा के कारण वे कुछ भी नहीं सीख सके। मानव सम्राट के उदय के साथ ही भाग्य में भी उथल पुथल मचने लगी। जिन चीजों की गणना पहले आसान थी, अब वे कठिन हो गईं। इस परिवर्तन ने कई ताकतों को सतर्क कर दिया। उथल पुथल बस कोने के आसपास है। इन बलों को भी स्वयं को तैयार करने की आवश्यकता थी। अंतिम विपत्ति 3000 लोगों में फैल गई। यद्यपि ये ताकतें शक्तिशाली हैं, फिर भी उन्हें विश्वास नहीं था कि वे सुरक्षित रूप से एक और आपदा का सामना कर सकेंगे। अनेकों के बीच एक साधारण दुनिया में अनगिनत शक्तिशाली प्राणी बादलों के ऊपर स्थित हैं। एक आपदा आ रही है, अब कार्रवाई करने का समय है। प्रत्येक गुट की छिपी हुई ताकतों को अब जगह दी जा सकती है। नए मानव सम्राट की कोई खबर? अभी तक कोई खबर नहीं है, लेकिन मुझे संदेह है कि इसकी पुष्टि होनी चाहिए। आवाजें धीरे धीरे धीमी होती गईं, जब तक कि बादलों में सन्नाटा नहीं छा गया। सादे वस्त्र पहने एक किसान मिट्टी से मूर्तियां बना रहा था। जैसे ही मूर्तियों ने आकार लिया, वे तुरंत कृषकों में बदल गईं। ये साधक एक जैसे दिखते थे, लेकिन प्रत्येक की अपनी चेतना थी। वुशियांग के पूर्वज, मैं अब जा रहा हूं। वस्त्र पहने व्यक्ति को सम्मान देने के बाद सभी मूर्तियां अलग अलग दिशाओं में चली गईं। फेसलेस ताओइस्ट ने काम करना बंद नहीं किया, बल्कि उसने अपनी गति बढ़ा दी। याद रखें, अभी आपको बस खेती करने की जरूरत है। जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी, तुम फिर से प्रकट हो जाओगे। ये ताओवादी गुड़ियां फेसलेस ताओवादी द्वारा इस्तेमाल की गई गुप्त तकनीकों से पैदा हुई थीं। उनका मुख्य कार्य सभी विभिन्न बलों में घुसपैठ करना था। जब फेसलेस ताओवादी को उनकी आवश्यकता होगी, तो वे जीवन और मृत्यु के द्वार के लिए योद्धा बन जाएंगे। अशांति का समय अंत आ गया है। अब समय आ गया है कि मैं फेसलेस ताओवादी अपनी भूमिका निभाऊं। चेहराविहीन ताओवादी लगभग भूल ही गया था कि वह कितने वर्षों से यही काम कर रहा था। 3000 लोगों के भीतर की शक्तियों में से अनेक शक्तियों के पास अपना स्वयं का फेसलेस ताओवादी है। ये फेसलेस ताओवादी कुछ तो सिर्फ साधारण शिष्य हैं, कुछ पहले से ही विभिन्न बलों में उच्च पदस्थ अधिकारी बन चुके हैं। इन जासूसों ने जीवन और मृत्यु के द्वार के बारे में अनगिनत जानकारियां प्रदान की। वुशियांग के पूर्वज को अचानक लगा कि वह कुछ भूल गए हैं। संदेशों की दैनिक आमद बहुत अधिक थी, और वुशियांग के पूर्वज के साधना स्तर के बावजूद, जो एक साथ अनगिनत संदेशों को संभालने में सक्षम थे, वे अनिवार्य रूप से कुछ चीजें भूल जाते थे। हाँ, जुआन हुआंग क्षेत्र। वुशियांग के पूर्वज को अचानक इस क्षण याद आया कि उनका एक क्लोन गायब हो गया है और अभी तक नहीं मिला है। और ऐसा प्रतीत होता है कि उस क्लोन का यान हुआंग क्षेत्र से कुछ संबंध था। यह यान हुआंग क्षेत्र जो दिखता है उससे कहीं अधिक है। मृतक की आक्रमणकारी यादें अचानक वुशियांग के पूर्वज पर आक्रमण करने लगीं। यह सही है, यान हुआंग क्षेत्र से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये परिवार, अब समय आ गया है कि वहां भी कुछ गुप्त एजेंट तैनात किए जाएं। लेकिन इस परिवार में जासूसों को बिठाना इतना आसान नहीं लगता। वुशियांग के पूर्वज अपनी यादों को खंगाल रहे थे, और उन्हें एहसास हुआ कि ये परिवार की एकता उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। ये परिवार में एक गुप्त एजेंट को रखना उन शक्तिशाली ताकतों में घुसपैठ करने से भी अधिक कठिन है। आखिरकार प्रमुख ताकतों के अपने गुट होते हैं,
लेकिन ये परिवार एक लोहे के बैरल की तरह है। यदि ये परिवार के प्रत्यक्ष वंशजों में घुसपैठ नहीं की जा सकती, तो एकमात्र विकल्प महिलाओं को निशाना बनाना है। अचानक सुयान ये परिवार से गायब हो गया। जब सुयान ने अपनी आंखें खोलीं, तो उसने पाया कि वह ये परिवार से दूर चली गई है। सुयान बहुत ज्यादा घबराई नहीं, क्योंकि जब तक वह मरी नहीं थी, इसका मतलब था कि उसकी अभी भी कुछ उपयोगिता थी। इस रहस्यमय शक्ति ने कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उसे ये परिवार से दूर करने के लिए इतनी दूर तक प्रयास किया होगा। इन परिस्थितियों में उसे कोई बड़ा खतरा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सुयान के पास अभी भी विभिन्न साधन उपलब्ध थे। उदाहरण के लिए स्पेसटाइम डिस्क का एक क्लोन सुयान के सोल सागर में था। जब तक इसका उपयोग होता रहेगा, वह बच सकती है। ये परिवार के मजबूत होते जाने के साथ स्पेसटाइम डिस्क की प्रभावशीलता और अधिक शक्तिशाली होती जा रही थी। कम से कम वर्तमान स्थिति में सुयान फंस नहीं जाएगी। चूंकि कोई दबाव नहीं था, इसलिए उसे इतनी जल्दी जाने की कोई जरूरत नहीं थी। क्यों न वह अपनी आंखें बंद करके देखे कि वे क्या योजना बना रहे हैं। अचानक सुयान को लगा कि एक विशेष ऊर्जा उसके शरीर पर आक्रमण कर रही है। यह ऊर्जा चुपचाप निकलने से पहले कुछ बार सुयान की आध्यात्मिक आत्मा के चारों ओर चक्कर लगाती रही। तभी सुयान ने महसूस किया कि उसकी चेतना में स्पष्ट परिवर्तन होने लगा है। ब्रेनवॉश की तरह सुयान को लगा कि उसके मन में किसी के प्रति धीरे धीरे श्रद्धा विकसित होने लगी है। जैसे जैसे समय बीतता गया, सुयान के आत्मा सागर के ऊपर एक मानव आकृति की छवि प्रकट हुई और सुयान को उनके प्रति आज्ञाकारी होने का एहसास हुआ। इस समय ऋषि तकनीक का लंबा मौन निमंत्रण अचानक शुरू हो गया। सुयान के आत्मा सागर में प्रेत बाइजे प्रकट हुआ और एक निवारक शक्ति उभरने लगी। इस निवारक शक्ति ने लगभग तुरंत ही सुयान की आध्यात्मिक आत्मा में स्पष्टता वापस ला दी। समर्पण की भावना एक क्षण में गायब हो गई। जैसे ही प्रेत को नष्ट करने वाली शक्ति आत्मा सागर में प्रेत को नष्ट करने वाली थी, सुयान ने उसे रोक दिया। बाइजे की शक्ति को वापस लेते हुए सुयान ने बिना कुछ कहे अपनी आंखें खोल दीं। उसकी निगाहें कट्टरता से भरी थीं। वू जियांग के पूर्वज ने सुयान के चेहरे पर अभिव्यक्ति देखी और संतुष्टि से सिर हिलाया। आध्यात्मिक आत्मा को भ्रष्ट करने की उसकी विधि के बारे में वू शियांग के पूर्वज पूर्ण विश्वास से भरे हुए थे। यह निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं थी जिस पर कोई मानव अमर विजय प्राप्त कर सके। यह विधि सबसे प्रभावी साधन भी थी जिसके द्वारा वू शियांग के पूर्वज ने जीवन और मृत्यु के द्वार के लिए खुफिया जानकारी एकत्र की थी। भ्रष्ट साधक जीवन और मृत्यु के द्वार के जासूस बन जाएंगे। यह कहना होगा कि महिलाएं स्वाभाविक रूप से अच्छी अभिनेत्रियां होती हैं। यह दृष्टि हर तरह से दोषरहित है। यहां तक कि धूर्त बूढ़े लोमड़ी वू जियांग के पूर्वज को भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसकी विधि टूट चुकी है। ये परिवार के पास लौट आओ, अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुमसे संपर्क करूंगा। इन शब्दों के बाद वू शियांग के पूर्वज ने किसी भी साधक को पता चले बिना ही सुयान को ये परिवार के पास वापस भेज दिया। वू शियांग के पूर्वज के चले जाने के साथ ही सुयान के मन का भूत भी धीरे धीरे छिप गया। लेकिन सुयान ने तुरंत आराम नहीं किया। इसके बजाय वह वू जियांग के पूर्वज द्वारा छोड़ी गई विधि को सील करने के लिए उपायों का उपयोग करती रही। जब स्थिति पूरी तरह से सुरक्षित हो गई, तब सुयान ने राहत की सांस ली। फिर उसने ये फैन को ढूंढा और उसे सब कुछ बताया। सब कुछ सुनने के बाद ये फैन ने तुरंत सुयान को उसके आत्मा सागर में तकनीक को खत्म करने में मदद करने का इरादा किया, लेकिन सुयान ने उसे रोक दिया। सुयान को जीवन और मृत्यु के द्वार में भी गहरी रुचि थी। चूंकि उसे निशाना बनाया गया था, भले ही ये फैन वू जियांग के पूर्वज द्वारा छोड़ी गई विधि को अभी हटा दे, जीवन और मृत्यु का द्वार निश्चित रूप से मामलों को आसानी से जाने नहीं देगा। यदि ऐसा है तो इस तथ्य का लाभ क्यों न उठाया जाए कि जीवन और मृत्यु के द्वार ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं की है, और पहले हमला क्यों न किया जाए। अपनी वर्तमान स्थिति का उपयोग करके वह जीवन और मृत्यु के द्वार के बारे में जानकारी एकत्र करना शुरू कर सकती है। आखिरकार खेती के अलावा सुयान के पास बहुत खाली समय है। एक डबल एजेंट सुयान अपनी नई पहचान से बहुत संतुष्ट थी और प्रेरणा से भरी हुई थी। मेरे ये परिवार के विरुद्ध योजना बनाने का साहस करो। देखो, इस बार मैं तुम्हारे जीवन और मृत्यु के सभी रहस्यों का अनावरण करता हूँ। अगले दिनों में सुयान ने अपनी दैनिक साधना जारी रखी, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। अचानक सुयान के मन में वू जियांग के पूर्वज का भूत एक बार फिर जाग उठा। इस बार वू जियांग के पूर्वज ने सुयान को सीधे निर्देशांक का एक सेट दिया और उसे वहां जाने के लिए कहा। जब सुयान वहां पहुंची तो उसे एक एकांत पहाड़ी घाटी मिली।
जैसे ही सुयान ने वू के पूर्वज द्वारा सिखाए गए ताबीज का उपयोग करके घाटी में प्रवेश किया जियांग, सब कुछ स्पष्ट हो गया। अंदर वास्तव में जीवन और मृत्यु के द्वार की एक शाखा थी। शाखा में अनेक साधक थे। सुयान ने ऐसे साधकों को भी देखा जिन्हें वह पहचानती थी, और ये साधक दैनिक आधार पर सामान्य लोगों की तरह प्रतीत होते थे। किसने सोचा होगा कि इतने सारे साधक वास्तव में जीवन और मृत्यु के द्वार के जासूस होंगे। यहाँ तक कि सुयान को भी अपनी रीढ़ में सिहरन महसूस हुई। जीवन और मृत्यु के द्वार के तरीके बहुत ही भयानक थे। अनजाने में ही उन्होंने बहुत से मानव साधकों पर नियंत्रण कर लिया था। जैसे जैसे सुयान चलती जा रही थी, वह चुपचाप इन साधकों के चेहरों को याद कर रही थी। उन सभी को नोट कर लिया जाएगा और उस दिन का इंतजार किया जाएगा जब वे सभी उजागर हो जाएंगे। वू जियांग के पूर्वज का एक क्लोन प्रकट हुआ और उसने विभिन्न ताकतों से खुफिया जानकारी एकत्र करना शुरू कर दिया। सुयान ने भी वह जानकारी सामने लाई जो उसने तैयार की थी। कुछ भी न देना निश्चित रूप से कोई विकल्प नहीं था। इस प्रकार सुयान द्वारा दी गई जानकारी आधी सच और आधी झूठ थी। जो कोई भी ये परिवार से नहीं था, वह सच और झूठ में अंतर नहीं कर पाता। जहां तक जीवन और मृत्यु के द्वार का प्रश्न है, जो ये परिवार के किसी अन्य साधक को नियंत्रित करता है। मुझे मत हंसाओ, जब वह समय आएगा तो इसका परिणाम यह होगा कि जीवन और मृत्यु के द्वार के भीतर सुयान की तरह ही एक और जासूस आ जाएगा। अचानक सुयान के दिमाग में एक साहसिक विचार आया। क्यों न ये परिवार से कुछ और साधकों को तैयार करने के अन्य तरीकों के बारे में सोचा जाए, जिससे जीवन और मृत्यु के द्वार को यह महसूस हो कि वे नियंत्रण में हैं। इस तरह ये परिवार जीवन और मृत्यु के द्वार पर प्रतिघुसपैठ कर सकता है। फिर जीवन और मृत्यु के द्वार पर निर्णय लेने वाला हमेशा वू जियांग का पूर्वज नहीं होगा। एक बार जब यह विचार मन में आया तो सुयान उसे रोक नहीं सकी। हालांकि यह मामला रातों रात पूरा नहीं होगा, इसके लिए समय की आवश्यकता होगी। हर 10 साल में खुफिया जानकारी प्रस्तुत करने के लिए एक बैठक होती है। तब तक वह धीरे धीरे घुसपैठ कर लेगी। सुयान ने सफलतापूर्वक अपनी खुफिया जानकारी प्रस्तुत की और अनुमोदन प्राप्त किया। इसके अलावा उसकी बुद्धिमत्ता के महत्व के कारण सुयान को निष्पादक के पद पर पदोन्नत किया गया, जो ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य के भीतर खुफिया जानकारी के लिए जिम्मेदार था। एग्जीक्यूटर बनने के बाद सुयान को अपना नेटवर्क बढ़ाने का अधिकार मिला। सब कुछ सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा था। जब सुयान अपनी उपलब्धियों में व्यस्त थी, तब क्रॉस रिवर ड्रैगन का एक समूह कैओस डोमेन में पहुंचा। ये क्रॉस रिवर ड्रैगन शक्तिशाली थे और उन्होंने तेजी से कैओस डोमेन के 1/3 हिस्से पर कब्जा कर लिया। इसके बाद दयु राजवंश सफलतापूर्वक स्थापित हुआ। अनेक साम्राज्यों के लिए सेना की स्थापना करना कोई बड़ी घटना नहीं मानी जाती थी। हर दिन अनगिनत नई ताकतें स्थापित होती थीं और अनगिनत पुरानी ताकतें खत्म हो जाती थीं। हालांकि 10 साम्राज्यों के लिए एक राजवंश की स्थापना एक अलग स्थिति होगी। एक राजवंश को क्षेत्र और क्यूई भाग्य की आवश्यकता थी। 10 साम्राज्यों के लिए यह उनके कटोरे से भोजन चुराने के समान था। पिछले कुछ वर्षों में कुछ लोग एक नया राजवंश स्थापित करने के बारे में सोच रहे थे। हालांकि बिना किसी अपवाद के सभी असफल रहे। स्वर्गीय दाओं की मान्यता प्राप्त करने से पहले ही वे सभी 10 साम्राज्यों की गुप्त योजनाओं से कुचल दिए गए थे। चुआंतियान साम्राज्य में चुआंतियान के राजा ने अपने अधीनस्थों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पढ़ते समय अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। चुआन ड्रैगन गार्ड को पहले की तरह कार्रवाई करने दो और कई अन्य साम्राज्यों से भी संपर्क करने दो। मेरा मानना है कि वे भी एक नए साम्राज्य का उदय नहीं देखना चाहेंगे। यह पहली बार नहीं था जब वह ऐसे मामलों से निपट रहे थे। वह बहुत अनुभवी थे। च्वांटियन के राजा का मानना था कि यदि वह कोई कदम नहीं भी उठाएंगे तो भी अन्य साम्राज्य उठाएंगे। हालांकि कैओस डोमेन चुआंटियन साम्राज्य के सबसे करीब था। यदि चुआंटियन ने कुछ नहीं किया तो अन्य लोग उन्हें नीची नजर से देखेंगे। ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य के इनकार और चुआंतियान के युवराज के घायल होने से चुआंतियान साम्राज्य पहले ही उपहास का पात्र बन चुका था। यदि उन्होंने इस बार कोई कदम नहीं उठाया तो चुआंतियान साम्राज्य का चेहरा पूरी तरह से खो जाएगा। ब्लैक ड्रैगन के शाही दामाद की पृष्ठभूमि पर जांच कैसी चल रही है? चुआंटियन साम्राज्य के राजा ने ये जियाओफान के बारे में पूछा। अभी तक कोई खबर नहीं है। ब्लैक ड्रैगन का शाही दामाद मानो हवा से निकल आया हो। हम कोई जानकारी नहीं जुटा पाए। बेकार। मैं तुम्हें किस लिए रखूं? टकराना। मंत्री ने प्रतिरोध का कोई विचार करने की हिम्मत न करते हुए उड़ान भरी। वह रेंगता हुआ और लुढ़कता हुआ चुआंतियान राजा के सामने पहुंचा। ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य की तुलना में चुआंतियान साम्राज्य के मंत्रियों का जीवन आसान नहीं था।
केवल राजा की पर्याप्त क्रूरता के कारण ही चुआंटियन साम्राज्य अपनी वर्तमान समृद्धि प्राप्त कर सका। जांच जारी रखो, मुझे ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य के शाही दामाद से संबंधित सभी जानकारी लाओ। मेरे चुआंटियन साम्राज्य को अपमानित करने की हिम्मत करो, यह मामला आसानी से शांत नहीं होगा। जब तक मैं स्वर्गीय अमर क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर लेता, तब तक प्रतीक्षा करो। सभी 10 साम्राज्य मेरे चुआंटियन साम्राज्य के नियंत्रण में होंगे। यद्यपि चुआंटियन साम्राज्य को स्वर्गीय अमर क्षेत्र के एक साधक का समर्थन प्राप्त था, परंतु अंततः यह उसकी अपनी शक्ति नहीं थी। पिछले कुछ वर्षों से चुआंतियान का राजा स्वर्गीय अमर क्षेत्र में प्रवेश करने की योजना बना रहा है। अब वह केवल एक कदम दूर था। चुआंतियान साम्राज्य के अलावा अन्य साम्राज्यों को भी स्वाभाविक रूप से दयु राजवंश की खबर मिली। इस सूची में ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य भी शामिल था। दयु राजवंश के बारे में जानकारी पढ़ने के बाद काले ड्रैगन साम्राज्य के राजा ने कार्य करने की जल्दी नहीं की, बल्कि सोच विचार कर निर्णय लिया। दयु राजवंश के राजा का नाम ये शियाओ शियाओ है, और लिटिल फैन की तरह ही वह भी कहीं से प्रकट हो गए। इतने सारे संयोगों के साथ यदि कोई यह कहे कि इनमें कोई संबंध नहीं है, तो ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य का राजा इस पर विश्वास नहीं करेगा। ये शियाओ शियाओ और दयु राजवंश बहुत अच्छी तरह से ये परिवार से संबंधित हो सकते हैं। अन्यथा ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य की खुफिया प्रणाली की प्रचुरता के कारण ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वे किसी भी जानकारी की जांच न कर सकें। यदि ये शियाओ शियाओ ये परिवार का हिस्सा है, तो क्या यह उसे ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य के लिए हम में से एक नहीं बनाता है? पिछले कुछ वर्षों में चुआंटियन साम्राज्य के उदय के साथ ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य, जो चुआंटियन साम्राज्य के करीब है, के लिए यह आसान नहीं रहा है। इसके अलावा ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य के राजा को पता था कि चुआंतियान का राजा हमेशा स्वर्गीय अमर क्षेत्र में घुसने की साजिश रच रहा था। एक बार जब वह इसमें सफल हो गया, तो यह ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य के लिए विनाशकारी साबित होगा। ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य को भी एक नए आश्वासन की योजना बनानी शुरू कर देनी चाहिए। ब्लैक ड्रैगन के राजा की नज़र में रहस्यमय ये जियाओफान स्वाभाविक रूप से सबसे उपयुक्त उम्मीदवार था। अब तक ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य के राजा को अभी भी ये जियाओफान की असली ताकत पूरी तरह से समझ में नहीं आई थी। क्या पृथ्वी अमर क्षेत्र ये जियाओफान की सीमा थी? ब्लैक ड्रैगन के राजा को ऐसा विश्वास नहीं था। लंबे समय तक संपर्क के बाद ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य के राजा को ये शियाओफान के बारे में कुछ समझ आ गई। ये जियाओफान की ताकत निश्चित रूप से केवल वही तक सीमित नहीं थी जो वह प्रकट कर सकता था। ब्लैक ड्रैगन गार्ड तैयार रखें। अगर कोई दयु पर कदम रखता है, राजवंश यथासंभव सहायता करें। अवसर पाकर इस दयु राजवंश के साथ गठबंधन बनाओ। महाभिक्षक काले ड्रैगन राजा के विचारों के बारे में थोड़ा उलझन में था, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं पूछा और तुरंत निर्देश दे दिए। दयु राजवंश के उदय के कारण संपूर्ण पूर्वी राज्य अशांत होने लगा। ये शियाओ शियाओ स्वाभाविक रूप से विभिन्न साम्राज्यों की चालों से अनजान नहीं थी, लेकिन उसने परवाह नहीं की। मानव सम्राट का मार्ग बाधाओं से भरा होना तय था। वर्तमान स्थिति मामूली थी। अब दयु राजवंश को अपनी नींव मजबूत करने की आवश्यकता थी। पूर्ण सत्ता के सामने सभी षड्यंत्र और योजनाएं कागजी शेर बनकर रह गईं। इसके अलावा दयु राजवंश अकेला नहीं था। बहुतों को पता नहीं था कि ये शियाओ शियाओ ने पहले ही 2 प्रभावशाली ताकतों के साथ गठबंधन कर लिया था। संप्रदाय क्षेत्र में दीर्घायु संप्रदाय और हजार पत्तियां अकादमी दयु राजवंश के सहयोगी थे। संप्रदाय क्षेत्र के अंदर दीर्घायु संप्रदाय जिन हेल्स केव हाउस के अंदर एक आभा विस्फोटित होकर प्रमुखता से उभरी। अनंत जीवन अमर शरीर प्राप्त करने के बाद जिन हाई की साधना गति काफी बढ़ गई थी। कुछ ही दशकों में वह पृथ्वी अमर क्षेत्र के मध्य चरण को तोड़ चुका था। इसके साथ ही गुप्त क्षेत्र में दीर्घायु संप्रदाय के संसाधन धीरे धीरे अवशोषित किए जा रहे थे। वर्तमान दीर्घायु संप्रदाय अब संप्रदाय क्षेत्र में अस्पष्ट नहीं था, यह शीर्ष शक्तियों में से एक था। संप्रदाय गुरु छाया द्वार को नियंत्रण में लाया गया है। अपनी सेना की ताकत बढ़ाने के अलावा दीर्घायु संप्रदाय गुप्त रूप से अपनी संबद्ध सेनाओं को भी नियंत्रण में ला रहा था। वर्तमान में वे मानव अमर क्षेत्र में कई संबद्ध बलों को नियंत्रित करते थे। हाल ही में नियंत्रित शैडो गेट पृथ्वी अमर क्षेत्र में उनकी संबद्ध शक्ति थी। जारी रखें, यह पर्याप्त नहीं है। जब से जिन हाई को अपनी चाची की परिस्थितियों के बारे में पता चला, वह और भी चिंतित हो गया। दयु राजवंश को 10 साम्राज्यों का सामना करना पड़ा। भले ही यह दीर्घायु संप्रदाय और दयु राजवंश का संयुक्त रूप हो, फिर भी उनकी वर्तमान शक्ति पर्याप्त नहीं थी। सौभाग्यवश उनके दोनों शिष्य भी अब काफी अच्छी तरह से विकसित हो रहे थे। संप्रदाय क्षेत्र में 1000 पत्तियों वाली अकादमी की प्रतिष्ठा दीर्घायु संप्रदाय से अधिक थी।
यहाँ तक कि कई साम्राज्यों ने थाउजेंड लीव्स अकादमी को अपनी राष्ट्रीय अकादमी बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया, क्योंकि थाउजेंड लीव्स अकादमी के अंदर स्वर्ग और पृथ्वी अकादमी के दो प्रशिक्षक थे। स्वर्ग और पृथ्वी अकादमी स्वर्ण अमर स्तर से ऊपर के साधकों के साथ एक वास्तविक शक्ति थी। यह वह स्तर था जो अब ईस्ट स्टेट के दायरे में नहीं था। यद्यपि हेवन एंड अर्थ अकादमी सत्ता संघर्ष में शामिल नहीं है, फिर भी इसके रैंकों से कई मजबूत व्यक्ति उभरे हैं, जिसके कारण इसके विरुद्ध कोई भी आक्रमण करना टापू में खलबली मचाने के समान है। किसी अकादमी की असली ताकत उसमें मौजूद शक्तिशाली लोगों की संख्या में नहीं, बल्कि उसमें विकसित प्रतिभाओं की संख्या में निहित होती है। प्रतिभा किसी भी संगठन के लिए एक मूल्यवान संसाधन है। इसलिए यदि संभव हो तो अधिकांश शक्तियां किसी अकादमी को अपमानित करने से बचेंगी। किसी अकादमी में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति निःसंदेह प्रशिक्षक होते हैं। एक प्रशिक्षक के लिए अत्यंत उच्च साधना स्तर का होना आवश्यक नहीं है, लेकिन उन्हें साधकों को उनके अभ्यास में मार्गदर्शन देने में सक्षम होना चाहिए। प्रशिक्षकों को भी क्रम दिया गया है, मानव, पृथ्वी और स्वर्ग। अल्केमिस्ट जैसे व्यवसायों की तरह एक रैंक प्राप्त प्रशिक्षक का होना बहुत मूल्यवान है। उदाहरण के लिए थाउजेंड्स ऑफ लीव्स अकादमी में 2 मानव रैंक वाले प्रशिक्षक हैं। इसके अलावा उन्हें स्वर्ग और पृथ्वी अकादमी द्वारा पढ़ाने के लिए आमंत्रित किया गया है। मानव श्रेणी का प्रशिक्षक अनेक शक्तियों के लिए स्वर्गीय अमर क्षेत्र के साधक के बराबर होता है। ईस्ट स्टोन टाइगर और ईस्ट स्टोन लेपर्ड के मानव स्तर के प्रशिक्षक बनने के बाद कई साम्राज्य अपने साधकों को थाउजेंड्स ऑफ लीव्स अकादमी में भेजना चाहते थे। एक छात्र के रूप में स्थान सुरक्षित करने के लिए अनगिनत संसाधन खर्च किए गए। दुर्भाग्यवश ईस्ट स्टोन टाइगर और ईस्ट स्टोन लेपर्ड अपने छात्रों के चयन में अत्यंत सख्त थे। न केवल उनके लिए योग्यता की आवश्यकता थी, बल्कि चरित्र सबसे महत्वपूर्ण मानदंड था। यदि किसी का चरित्र ठीक नहीं है, तो मजबूत योग्यता वाले लोग भी थाउजेंड्स ऑफ लीव्स अकादमी में शामिल नहीं हो सकते। इसके कारण थाउजेंड्स ऑफ लीव्स अकादमी से स्नातक होने वाले प्रत्येक छात्र ने इसे गहराई से संजोया। जब तक ईस्ट स्टोन टाइगर और ईस्ट स्टोन लेपर्ड मदद के लिए पुकारते, अनगिनत शक्तिशाली साधक उनकी सहायता करते। लेकिन कौन सोच सकता था कि हजारों पत्तों वाली अकादमी का स्वामित्व ये परिवार के पास है, ये फैन के पास है। यह उसी दयु साम्राज्य से संबंधित है जिसे वे निशाना बनाना चाहते थे। तीनों प्रमुख शक्तियों ने एक साथ कार्य करना शुरू कर दिया और अपनी ताकत तेजी से बढ़ाने लगी। वे सभी जानते थे कि यह तो केवल शुरुआत थी। जब वे सफलतापूर्वक फेट गोल्डन ड्रैगन का निर्माण कर लेंगे, तभी वे शक्तियां आगे बढ़ेंगी। ये शियाओ कभी भी किसी शक्ति को कम नहीं आकेगी। इस बार फेट गोल्डन ड्रैगन को गढ़ने में उसे बिना असफल हुए सफल होना होगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, दयु साम्राज्य का प्रभाव मजबूत होता गया। मूलतः संपूर्ण कैओस डोमेन को दयु साम्राज्य के प्रभाव क्षेत्र में शामिल कर लिया गया था। इस बीच अनेक शक्तियों ने पर्दे के पीछे से इसे कमजोर करने की कोशिश की। हालांकि वे सभी ये जियाओ द्वारा हल किए गए थे। यदि ये छोटी मोटी हस्तियां उसे गिराने में कामयाब हो गईं, तो ये शियाओ दयु साम्राज्य की स्थापना का प्रयास छोड़ सकती है। जैसे जैसे साम्राज्य का भाग्य मजबूत होता गया, ये शियाओ के मानव सम्राट सूत्र ने भी पर्याप्त प्रगति की। ये शियाओ को यह पूर्वाभास था कि जिस क्षण उसे महानताओं से मान्यता प्राप्त होगी, वही उसके लिए अपने साधना स्तर को आगे बढ़ाने का अवसर होगा। चुआंतियान साम्राज्य, होंगहाई साम्राज्य, क्या आप सब तैयार हैं? महारानी, ये कई प्रमुख साम्राज्यों की जानकारी है। लाल वस्त्र पहने एक महिला अचानक ये शियाओ के सामने प्रकट हुई और सम्मानपूर्वक एक जेड पर्ची सौंप दी। यह फीनिक्स गर्ल गार्ड था, जिसे ये शियाओ ने खुफिया जानकारी संभालने के लिए बनाया था, और यह दयु साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली इकाई है। इसके सभी सदस्य महिलाएं थीं। प्रतिभा और शक्ति दोनों ही अपरिहार्य थे। ये शियाओ के सामने एक फीनिक्स गर्ल गार्ड नेता खड़ी थी, जिसकी ताकत महायान क्षेत्र तक पहुंच गई थी। जब से प्रमुख साम्राज्यों ने अपना कदम उठाया था, ये शियाओ ने उनके बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। चुआंतियान और होंगहाई साम्राज्य, जो उसके सबसे निकट थे, निगरानी का प्राथमिक केंद्र थे। साम्राज्यों की ताकत के अलावा उनके पीछे की सभी ताकतें फीनिक्स गर्ल गार्ड की जांच का विषय थीं। होंगटियन अमर विद्यालय, चुआनहाई अमर विद्यालय, दोनों के ही स्वर्गीय अमर क्षेत्र में साधक हैं। उनसे निपटना आसान नहीं होगा। वर्तमान दयु साम्राज्य के पास स्वर्गीय अमर क्षेत्र के साधक के विरुद्ध लड़ने का कोई साधन नहीं था। लेकिन यह केवल अभी के लिए है। एक बार ये शियाओ ने वह निश्चित वस्तु प्राप्त कर ली, तो स्वर्गीय अमर क्षेत्र एक छोटी सी बाधा से अधिक कुछ नहीं होगा।
मानव सम्राट सूत्र ने न केवल ये शियाओ को एक आधार और साधना पद्धति प्रदान की, बल्कि मानव सम्राट के संसाधनों की एक अनूठी समझ भी प्रदान की। अराजकता डोमेन के भीतर प्राचीन मानव सम्राट की आभा का एक किनारा था। मानव सम्राट की यह आभा ये शियाओ को मानव सम्राट के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जादुई हथियार मानव सम्राट मुहर तैयार करने में मदद कर सकती है। यह मानव सम्राट आभा का अस्तित्व भी मुख्य कारणों में से एक था जिसके कारण ये शियाओ ने अराजकता डोमेन को चुना। एक बार जब उसके पास मानव सम्राट की मुहर आ गई तो 10 साम्राज्य कुछ मुर्गियों के भौंकने से अधिक कुछ नहीं रह जाएंगे। समय धीरे धीरे बीतता गया और उन्हें पता भी नहीं चला कि 10 साल बीत गए। जैसे जैसे दयु साम्राज्य मजबूत होता गया, चुआंतियान साम्राज्य अंततः खुद को और अधिक संयमित नहीं कर सका। महारानी, आज 10 निरपेक्ष संप्रदाय ने विद्रोह भड़काया है, लेकिन इसे फीनिक्स गर्ल गार्ड द्वारा पहले ही हल कर दिया गया है। लगभग हर कुछ महीनों में अराजकता क्षेत्र के भीतर कोई शक्ति किसी प्रकार की गड़बड़ी पैदा कर देती है। यद्यपि अंततः उन सभी का समाधान हो गया, लेकिन इससे पहले से ही अस्थिर दयु साम्राज्य और भी अधिक अराजक हो गया। किसी साम्राज्य के लिए स्थिरता बहुत महत्वपूर्ण है। एक अस्थिर साम्राज्य के लिए महानताओं की मान्यता प्राप्त करना बहुत बड़ी चुनौती होगी। अब समय आ गया है, सभी फीनिक्स गर्ल गार्ड को दयु शहर लौटने का आदेश दें। एक संरचना ने पल भर में पूरे दयु शहर को ढक लिया। 1 महीने बाद दयु शहर से एक अजीब सी आभा निकली। मानव सम्राट की आभा आ चुकी थी। जैसे ही मानव सम्राट की आभा प्रकट हुई, ये शियाओ उसके सामने पहुंच गया और उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। मानव सम्राट सूत्र के साथ ये शियाओ को मानव सम्राट की आभा पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त था। अन्य राजाओं के विपरीत, जो युन चाओ शक्ति का उपयोग करके मानव सम्राट की आभा को केवल धीरे धीरे परिष्कृत कर सकते थे। सभी सेनाएं सतर्क रहें, निर्णायक युद्ध निकट आ रहा है। ये शियाओ जानता था कि मानव सम्राट की आभा का उदय अन्य साम्राज्यों की नजरों से छिपा नहीं रह सकता था। मानव सम्राट की आभा किसी भी राजा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी, यहाँ तक कि इसे शीर्ष श्रेणी की अमर कलाकृति के समान मूल्यवान माना जाता था। कोई भी साम्राज्य मानव सम्राट की आभा को नहीं छोड़ेगा। यदि वे मानव सम्राट की आभा प्रकट होने से पहले केवल कुछ गुप्त व्यवधान उत्पन्न कर रहे थे, तो अब वे इसका पता लगने पर अपना हाथ खुलेआम दिखा सकते हैं। दयु साम्राज्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती आ गई थी। यदि वे टिके रहे तो दयु साम्राज्य पूर्वी क्षेत्र में मजबूती से स्थापित हो जाएगा। यदि वे असफल हो गए तो सबसे अच्छा परिदृश्य यह होगा कि वे यानहुआंग क्षेत्र में वापस चले जाएं। एक भी गलत कदम भारी आघात का कारण बन सकता है, जिससे चांगमिंग विश्व में उनकी वापसी अनिश्चित काल के लिए विलंबित हो सकती है। ये शियाओ अपनी प्रतिष्ठा पर दाग लगाकर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए यह लड़ाई अपरिहार्य थी। एक झटके के साथ ये शियाओ महल में लौट आया। मानव सम्राट मुहर के लिए 99,999 मुहर मंत्रों की आवश्यकता थी तथा मानव सम्राट की शक्ति को परिष्कृत किया जाना था। ये शियाओ को प्रमुख शक्तियों के कदम उठाने से पहले मानव सम्राट मुहर को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने की आवश्यकता थी। यही बदलाव का एकमात्र मौका था। मानव सम्राट मुहर के साथ दायु साम्राज्य को नष्ट करना प्रमुख शक्तियों के लिए उतना आसान नहीं होगा। इस बीच प्रमुख सेनाओं की राजधानियों में एक के बाद एक राजा को मानव सम्राट की आभा के उद्भव के बारे में सूचित किया जाता है और वे तुरंत कार्रवाई में जुट जाते हैं। चुआंटियन सेना, दयु साम्राज्य के लिए रवाना हो जाओ। मानव सम्राट की आभा हमारे चुआंटियन साम्राज्य से संबंधित होनी चाहिए। चुआंटियन साम्राज्य का राजा बहुत खुश था। मानव सम्राट की आभा के साथ स्वर्गीय अमर क्षेत्र में उसकी सफलता में कोई बाधा नहीं होगी। न केवल चुआंतियन साम्राज्य बल्कि अन्य 8 साम्राज्यों ने भी कार्रवाई शुरू कर दी। वे शुरू में चुआंतियान साम्राज्य को दयु साम्राज्य से भिड़ते हुए देखना चाहते थे, लेकिन अब वे चुप नहीं रह सकते थे। मानव सम्राट की आभा उन्हें यह चाहिए थी। केवल ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य के राजा ने ही समाचार प्राप्त करने पर उत्साह नहीं बल्कि झिझक दिखाई। मानव सम्राट की आभा वास्तव में महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या होगा यदि मानव सम्राट की आभा को जब्त करने के लिए ये फैन का सामना करना पड़े? ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य और ये परिवार के बीच संबंध अब वास्तव में अच्छे हैं। क्या मानव सम्राट की आभा पाने के लिए ये परिवार को अपमानित करना उचित है? कुछ विचार करने के बाद ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य के राजा को तुरंत एक उत्तर मिल गया। इसके लायक नहीं। ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य न केवल दयु राजवंश को छू सकता है, बल्कि उन्हें उनकी मदद करने की भी आवश्यकता है। जरूरत के समय सहायता प्रदान करना हमेशा केक पर आइसिंग लगाने से भी अधिक गहरा प्रभाव छोड़ता है। ब्लैक ड्रैगन गार्ड को किसी भी समय दयु राजवंश की मदद के लिए तैयार रखें, दयु राजवंश की सहायता करें। काले ड्रैगन साम्राज्य के साधक अचंभित रह गए।
उन्हें दयु राजवंश की मदद की उम्मीद नहीं थी। यदि ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य दयु राजवंश की मदद करता है तो अन्य 9 साम्राज्यों द्वारा उन पर हमला किया जा सकता है। अरे, क्या ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य का राजा अब भी जिंदा रहना चाहता है? क्या हमें किसी दूसरे साम्राज्य में जाने पर विचार करना चाहिए? मंत्रियों के हाव भाव देखकर काले ड्रैगन साम्राज्य के राजा को पता चल गया कि वे क्या सोच रहे हैं। उसने अपनी आंखें घुमाईं। क्या वे सभी नहीं जानते कि दयु राजवंश के राजा का उपनाम क्या है? क्या यह तुम नहीं हो? हाँ हाँ, पूर्वी क्षेत्र में ये नाम का कोई बड़ा परिवार नहीं है। इस उपनाम वाला एकमात्र मजबूत परिवार जिसे वे जानते थे वह यही था। दयु राजवंश ये परिवार के लोग हैं। यह जानकर सभी लोग अचानक प्रबुद्ध हो गए। पता चला कि दयु राजवंश हमारे पक्ष में है। अगर बात हमारे अपने लोगों की हो तो हर बात पर चर्चा हो सकती है। अगर कोई लड़ाई हो तो हमें निश्चित रूप से अपने लोगों की मदद करनी चाहिए, चाहे वह अन्य 9 साम्राज्य ही क्यों न हो। आइए हम उनसे निपट लें। ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य मुसीबत मोल नहीं लेता, लेकिन वह उसका सामना करने का साहस भी रखता है। इसके अलावा क्या उनके पास अभी भी ब्लैक ड्रैगन रॉयल दामाद नहीं होगा? वे यह नहीं मानते कि ब्लैक ड्रैगन रॉयल दामाद ने आज की स्थिति का अनुमान नहीं लगाया था। ब्लैक ड्रैगन रॉयल दामाद किसी काम को तब तक नहीं करता जब तक कि वह उसके बारे में निश्चित न हो। अनजाने में ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य के साधकों को ये जियाफान पर पूरा भरोसा है। 10 साम्राज्यों ने लगभग एक साथ कार्य करना शुरू कर दिया। जल्द ही अराजकता क्षेत्र में अराजकता फैल गई। कुछ अचानक शक्तियों ने हर जगह विनाश करना शुरू कर दिया। अराजकता क्षेत्र में मूल शांति एक बार फिर से बिखर गई तथा अपनी पूर्व स्थिति में लौट गई। 9 शक्तियां पहले ही दयु शहर के बाहर एकत्रित हो चुकी हैं। क्या ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य नहीं आया? यह देखकर कि ब्लैक ड्रैगन इंपीरियल गार्ड का कोई भी सदस्य नहीं आया है, सेना में से एक ने घबराहट से पूछा। खुफिया जानकारी से पता चलता है कि ब्लैक ड्रैगन इंपीरियल गार्ड्स ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है, लेकिन वे क्यों नहीं दिखाई दिए हमें पता नहीं है। इतने सारे ब्लैक ड्रैगन इंपीरियल गार्ड्स के साथ उनके लिए अन्य साम्राज्यों से अपनी गतिविधियों को छिपाना असंभव होता। हालांकि एक बार जब ब्लैक ड्रैगन इंपीरियल गार्ड्स ने दायु राजवंश में प्रवेश किया तो वे गायब हो गए, जिससे अन्य साम्राज्यों को थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। क्या यह अच्छी बात नहीं है कि ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य न आए? एक प्रतियोगी कम हो गया। इस समय चुआंतियान साम्राज्य का नेता चुआंतियान का युवराज है। पिछली बार असफलता के बावजूद चुआंटियन युवराज के अभी भी कई शक्तिशाली समर्थक थे। इस बार चुआंटियन युवराज को अपनी गलतियों के लिए सुधार करने और चुआंटियन के राजा का ध्यान पुनः आकर्षित करने का एक और अवसर दिया गया। इसलिए उसे मानव सम्राट की आभा प्राप्त करनी होगी। ऐसा लगता है कि ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य पिछले कुछ वर्षों में कमजोर हो गया है। वे अब इसके लिए लड़ने की हिम्मत भी नहीं करते हैं, हांघाई साम्राज्य के दूत ने तिरस्कारपूर्वक कहा। अन्य साम्राज्यों के किसानों ने कुछ नहीं कहा, वे बस एक दूसरे को देखते रहे, प्रत्येक अपने अपने गुप्त उद्देश्यों को लेकर। 10 साम्राज्यों में से होंघाई साम्राज्य और चुआंतियान साम्राज्य 2 सबसे शक्तिशाली थे। वे शक्तियां भी थीं जो मानव सम्राट की आभा को सबसे अधिक प्राप्त करना चाहती थीं। इसलिए स्वाभाविक रूप से इन दोनों साम्राज्यों के साधकों के प्रति उनकी कोई अच्छी भावना नहीं होगी। यदि संभव हो तो वे इस स्थिति का लाभ उठाकर दोनों साम्राज्यों के कृषकों को समाप्त करना चाहेंगे तथा दोनों साम्राज्यों की ताकत को कमजोर करना चाहेंगे। तभी एक सुनहरा विशालकाय अजगर दयु शहर से उड़कर आकाश में चला गया। क्यूई भाग्य के स्वर्ण ड्रैगन पर भारी मात्रा में क्यूई भाग्य एकत्रित होने लगा। क्यू लक के स्वर्ण ड्रैगन का शरीर तुरंत ही बड़ा हो गया। ये शियाओ ने स्वर्गीय दाओ की परीक्षा का सामना करने के लिए इस समय दयु राजवंश के लिए क्यूई लक के स्वर्ण ड्रैगन को इकट्ठा करने का फैसला किया था। हमला करो, हम दयु राजवंश को क्यूई लक का स्वर्ण ड्रैगन इकट्ठा नहीं करने दे सकते। चुआंतियान युवराज क्यूई लक के स्वर्ण ड्रैगन की ओर उड़ने वाले पहले व्यक्ति थे, जिनका उद्देश्य क्यूई लक स्वर्ण ड्रैगन को इकट्ठा करने के लिए दयु राजवंश के प्रयास को बाधित करना था। यदि दयु राजवंश क्यू लक गोल्डन ड्रैगन को इकट्ठा करता है और महानताओं से अनुमोदन प्राप्त करता है, दयु राजवंश के राजा क्यू लक गोल्डन ड्रैगन की शक्ति का उपयोग करके लड़ सकते थे। इससे उनके लिए दयु राजवंश को खत्म करना और मानव सम्राट की आभा प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाएगा। अन्य कई साम्राज्यों के साधक भी क्यूई लक के स्वर्ण ड्रैगन की ओर बढ़े, एक दूसरे के प्रति अपने संदेह के कारण अब वे पीछे नहीं हटे। उन सभी का एक ही लक्ष्य था, दयु राजवंश को क्यूई लक के स्वर्ण ड्रैगन को इकट्ठा नहीं करने देना। झगड़ा करना। वांगक्वान की शक्ति एक क्षण में फट गई, एक लंबी नदी में बदल गई और क्यू लक के स्वर्ण ड्रैगन की ओर बहने लगी। अन्य साम्राज्यों के साधकों ने भी एक के बाद एक क्यू लक के स्वर्ण ड्रैगन पर हमला शुरू कर दिया।
क्यूई लक का स्वर्ण ड्रैगन दहाड़ा। उसके शरीर ने एक पल में हजारों झांग को तोड़ दिया। हजारों झांग तक फैले क्यूई लक के स्वर्ण ड्रैगन एक साम्राज्य के लिए न्यूनतम आवश्यकता थी। आकाश में दयु राजवंश के क्षेत्र को देखते हुए सुनहरी आंखों की एक जोड़ी दिखाई दी। जब उसने दयु शहर की ओर देखा तो सुनहरी आंखें किसी चीज की ओर आकर्षित हुईं और वे कुछ देर तक वहीं रुक गईं। मानव सम्राट का शरीर वास्तव में चांगमिंग विश्व में प्रकट हुआ था और महान ताओ द्वारा खोजा गया था। मानव सम्राट का शरीर केवल एक साम्राज्य की स्थापना कर रहा था। यदि यह पारित नहीं हो सका तो कोई भी पारित नहीं हो सकता। मानव सम्राट का शरीर भले ही किसी क्षेत्र पर कब्जा न करे, फिर भी वह एक साम्राज्य या यहाँ तक कि एक परिराज्य भी स्थापित कर सकता है। यह मानव सम्राट एक जन्मजात शासक के शरीर का महत्व था। महान ताओ की नजरें जांच जारी नहीं रख सकीं। उन्होंने सीधे एक सुनहरा टोकन नीचे गिरा दिया। शाही मुहर। शाही मुहर का अर्थ है कि महान ताओ नव स्थापित साम्राज्य के अस्तित्व को स्वीकार करता है। यह देखकर 9 साम्राज्यों के साधक दंग रह गए। क्या हो रहा है? परीक्षा अभी शुरू ही हुई थी क्या? इतनी जल्दी कैसे निकल गई? ऐसा कौन सा साम्राज्य है जिसकी स्थापना के लिए 1 या 2 साल तक जांच नहीं की गई? और यहाँ दयु राजवंश में अब इसे दयु साम्राज्य कहा जाना चाहिए। यहाँ दयु साम्राज्य में यह 2 घंटे से भी कम समय में पारित हो गया। दयु शहर से कुछ ही दूरी पर काले कवच पहने साधकों का एक समूह दयु साम्राज्य को तीव्र गति से परीक्षा उत्तीर्ण करते देख आश्चर्यचकित रह गया। यह वास्तव में ब्लैक ड्रैगन रॉयल दामाद के परिवार की शक्ति है जो प्रभावशाली है। यह गति एक रिकॉर्ड धारक हो सकती है। ऐसा लगता है कि ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य का राजा उन सब में सबसे अधिक चतुर है। ब्लैक ड्रैगन गार्ड्स के जनरल ने महसूस किया कि दयु साम्राज्य के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करना ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य का अब तक का सबसे लाभदायक निर्णय होगा। भविष्य में इस निर्णय के कारण ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य को अत्यधिक लाभ होगा और वे ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य की अग्रणी शक्ति के रूप में स्वाभाविक रूप से ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य द्वारा अर्जित लाभों का आनंद लेने में सक्षम होंगे। हमले के लिए तैयार हो जाओ, महान जनरल ने तुरंत आदेश जारी किया। प्रत्येक ब्लैक ड्रैगन गार्ड ने एक भयानक आभा जारी की। यद्यपि दयु साम्राज्य सफलतापूर्वक स्थापित हो चुका है, फिर भी जो लड़ाई लड़ी जानी है वह अभी भी बाकी है। कई साम्राज्य निश्चित रूप से दयु साम्राज्य के उदय को सिर्फ देखते नहीं रहेंगे। यदि वे अभी हमला नहीं करेंगे तो भविष्य में हमला करना और भी कठिन हो जाएगा। इसके अलावा दयु के राजा के हाथों में मानव सम्राट की आभा, वे इसे भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। दयु साम्राज्य की सफल स्थापना पर बधाई, जिससे आपको 50,000 पावर पॉइंट्स की वृद्धि मिली है। मेजबान, आपके दीर्घकालिक कार्य प्लान पावर 9 पूरा हो गया है और दावे के लिए तैयार है कि पूरा होने पर बधाई। एकांत में बैठे ये फान ने अचानक अपनी आंखें खोली। व्यवस्था का कार्य पूरा हो गया और दयु साम्राज्य सफलतापूर्वक स्थापित हो गया। ये शियाओ शियाओ ने भी जरूर बाजी मार ली होगी। और जहां तक उसकी बात है तो लगता है अब समय आ गया है कि वह भी ऐसा ही करे। सिस्टम स्थिति ताज़ा करें। ये फान की उम्मीदें गलत नहीं थीं। जब दायु साम्राज्य सफलतापूर्वक स्थापित हो गया तो एकांतवास में रह रही ये शियाओ शियाओ ने महसूस किया कि शाही धन का एक असीम प्रवाह उसके शरीर में उमड़ रहा है और वह तुरंत पृथ्वी के अमर क्षेत्र में पहुंच गया। इसके अतिरिक्त पूर्ण मानव सम्राट मुहर से शक्ति वृद्धि हुई, साथ ही मानव सम्राट स्क्रॉल द्वारा हस्तांतरित युन चाओ शक्ति का समर्थन भी प्राप्त हुआ। पृथ्वी अमर क्षेत्र में ये शियाओ शियाओ पहले से ही सबसे दुर्जय था। यहाँ तक कि स्वर्गीय अमर क्षेत्र में भी वह काफी प्रभाव डाल सकती थी। छिपे हुए कक्ष के भीतर ये जियाओ जियाओ ने एक गहरी सांस ली। हिसाब किताब का समय आ गया था। ये साम्राज्य जिनका उद्देश्य दायु साम्राज्य को अस्थिर करना था, दायु साम्राज्य के पुनः स्थापित होने पर प्रतिशोध का प्रकोप झेलना पड़ेगा। क्या फीनिक्स गर्ल गार्ड्स तैयार हैं? ये शियाओ शियाओ ने फीनिक्स गर्ल गार्ड्स के कमांडर से पूछा। मैडम सम्राट, फीनिक्स गर्ल गार्ड्स अनिवार्य रूप से इस शाही उन्नति के बीच से निकलने में कामयाब रहे हैं। मानव सम्राट स्क्रॉल द्वारा निर्मित युन चाओ शक्ति ऐसी चीज नहीं थी जिसका मुकाबला सामान्य साधना तकनीकें कर सकती थीं। अपने एकांतवास से पहले ये शियाओ शियाओ ने अपने अनुयायियों को गुप्त तकनीकें सिखा दी थीं। दयु साम्राज्य के सभी मंत्री एकांत में सही अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। मानव सम्राट स्क्रॉल की गुप्त तकनीक ने मंत्रियों को ये शियाओ शियाओ की प्रगति को जल्दी से पकड़ने की अनुमति दी। यदि उसके अधीनस्थ उसके साथ तालमेल नहीं बिठा पाते तो क्या इससे सम्राट के रूप में उसकी स्थिति कमजोर नहीं हो जाएगी? बहुत ही कम समय में दयु साम्राज्य ने मानव अमर क्षेत्र के 12 साधकों को जोड़ लिया था। अब फीनिक्स गर्ल गार्ड्स में सबसे निम्न रैंकिंग वाली महिला भी महायान क्षेत्र की साधक थी।
ऐसी सेना को 10 साम्राज्यों में भी सर्वोच्च माना जाता था। यह ब्लैक ड्रैगन गार्ड और रिवर स्काई गार्ड जैसे अस्तित्वों के बराबर था। मानव सम्राट मुहर सफलतापूर्वक बनाई गई, खेती सफल हुई और साम्राज्य स्थापित हो गया। अब न्याय मिलने का समय आ गया है। गुप्त कक्ष के दरवाजे जोर से खुले। फीनिक्स की पोशाक पहने ये शियाओ शियाओ धीरे धीरे बाहर निकली। महारानी महारानी अमर रहें। दयु साम्राज्य के साधकों ने ये शियाओ शियाओ को प्रशंसा भरी आंखों से देखा। उनके हाव भाव कट्टरता से भरे हुए थे। साधकों के एक अल्पज्ञात राज्य से लेकर आज के विशाल विश्व में एक साम्राज्य तक ये शियाओ शियाओ ने उन्हें कदम दर कदम आगे बढ़ाया। उस समय उनमें से कई लोग क्यूई शोधन क्षेत्र में मात्र साधक थे, अमर बनने की आकांक्षा भी नहीं रखते थे। लेकिन अब उन्होंने इसे हासिल कर लिया था। जिस व्यक्ति ने उन्हें यह सब हासिल करने में मदद की वह कोई और नहीं बल्कि उनकी पूर्ववर्ती देवी मैडम सम्राट ये शियाओ शियाओ थीं। तैयार हो जाओ, आगे बढ़ो, धमाका। संपूर्ण दयु साम्राज्य एक विशाल मशीन की तरह तुरंत हरकत में आ गया। असंख्य साधक दयु शहर से बाहर चले गए। यह दयु साम्राज्य की दूसरी सेना दयु सेना थी। फीनिक्स गर्ल गार्ड्स दयु आर्मी, प्रत्येक टीम बेहद मजबूत थी। दयु शहर के बाहर विभिन्न साम्राज्यों के साधक अपने भ्रम से उबर चुके हैं। यद्यपि दयु साम्राज्य की गति उनकी उम्मीद से परे थी, फिर भी उन्हें विश्वास नहीं था कि एक नवनिर्मित साम्राज्य एकता में उनके साम्राज्यों को टक्कर दे सकता है। दयु साम्राज्य का अस्तित्व अस्वीकार्य था और वे मानव सम्राट की क्यूई को छोड़ने वाले नहीं थे। इसलिए एकमात्र विकल्प दयु साम्राज्य का विनाश करना था। शुरू करना। उनके साथ आए साधक और सेनाएं दयु शहर को घेरते हुए आगे बढ़ने लगीं। ठीक उसी समय दयु शहर के बाहर एक और सेना प्रकट हुई। ये लोग स्वाभाविक रूप से ब्लैक ड्रैगन गार्ड थे। ब्लैक ड्रैगन गार्ड्स को कार्रवाई में देखकर 9 साम्राज्यों के साधकों ने सोचा कि ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य का लक्ष्य भी उनके समान ही है। लेकिन अप्रत्याशित रूप से ब्लैक ड्रैगन गार्ड्स ने तुरंत दिशा बदल दी और अपने हथियारों को 9 साम्राज्यों के साधकों की ओर मोड़ दिया। मु यानलोंग, तुम्हारा क्या मतलब है? चुआंटियन क्राउन प्रिंस ने ब्लैक ड्रैगन गार्ड्स के महान जनरल म्यू यानलोंग को घूरते हुए सोचा कि म्यू यानलोंग ने मानव सम्राट की क्यूई पर एकाधिकार करने की योजना बनाई है। कई शक्तिशाली साधकों का सामना करते हुए भी म्यू यानलोंग ने कोई डर नहीं दिखाया। हमारा ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य दयु साम्राज्य के साथ गठबंधन बनाने की योजना बना रहा है, क्या यह संभव नहीं है? म्यू यानलोंग ने जानबूझकर तिरस्कार का नाटक करते हुए अपनी नाक खुजाई। लेकिन वास्तव में उसका दिल चिंता से धड़क रहा था। वह दयु साम्राज्य की असाधारण ताकत पर दाव लगा रहा था, अन्यथा ब्लैक ड्रैगन गार्ड्स के पास आज एक तरफा टिकट होता। ये 9 साम्राज्यों की सहयोगी सेनाएं थीं। हालांकि म्यू यानलोंग को ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य की ताकत पर विश्वास था, लेकिन वह इतना भोला नहीं था कि यह मान ले कि एक अकेला ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य 9 साम्राज्यों का सामना कर सकता है। ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य, शाबाश, बहुत बढ़िया। चुआंटियन युवराज अपने क्रोध को दबा रहा था तथा ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य के विरुद्ध जवाबी कार्रवाई करना चाहता था, लेकिन उसे कभी मौका नहीं मिला। अब जब मौका आया था तो वह अंदर ही अंदर बहुत खुश था। चूंकि ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य अपनी मृत्यु स्वयं चाहता था, इसलिए वे उसे दोष नहीं दे सकते थे। मु यानलोंग, मैं तुमसे आखिरी बार पूछूंगा, क्या तुम हम 9 साम्राज्यों से दुश्मनी करने के लिए दृढ़ हो? एक वाक्य में ही उन्होंने अन्य 8 साम्राज्यों को अपने पक्ष में शामिल कर लिया। अन्य 8 साम्राज्यों के दूतों ने इस पर आपत्ति जताई, लेकिन उनमें से किसी ने भी इसका खंडन नहीं किया। यदि वे ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य को नष्ट कर सकते तो वे इस अवसर को नहीं छोड़ते। अब और कुछ नहीं, आज हम ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य दयु साम्राज्य के प्रति अपना समर्थन घोषित करते हैं। म्यू यानलोंग ने अपने हथियार पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, लेकिन उसका दिल और अधिक चिंतित हो गया। अरे यार, तुम लोग अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? इस समय दयु शहर की रक्षा करने वाली संरचनाएं गायब हो गईं। शक्तिशाली आभा उत्सर्जित करते हुए साधक एक के बाद एक उड़ गए। फीनिक्स वस्त्र पहने ये शियाओ शियाओ भी साधकों की सेना में सबसे आगे खड़ी थी। काले ड्रैगन गार्ड, ये शियाओ शियाओ थोड़ा हैरान हुई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य दयु साम्राज्य पर इतना बड़ा दाव लगाएगा। हालांकि वह जानती थी कि ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य ये फैन के सम्मान में काम कर रहा था, फिर भी ये शियाओ शियाओ ने इस सद्भावना को स्वीकार करने का फैसला किया। हम दयु साम्राज्य ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य को अपना सहयोगी मानते हैं और हम ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य को उनकी सहायता के लिए धन्यवाद देते हैं। ये जियाओक्सियाओ ने म्यू यानलोंग से बात की, जिससे वह उत्साहित हो गया। वह जानता था कि उसने दयु साम्राज्य पर सही दाव लगाया था।
यद्यपि ब्लैक ड्रैगन और दायु साम्राज्यों की सेनाएं संख्यात्मक रूप से 8 महान साम्राज्यों की सहयोगी सेनाओं से अधिक नहीं थीं, प्रत्येक साधक से निकलने वाले अटूट आत्मविश्वास ने चुआंतियन साम्राज्य के योद्धाओं और अन्य लोगों में अशांति की भावना पैदा कर दी। उनमें आत्मविश्वास कहाँ से आया? क्या वे मरने से नहीं डरते थे? क्या उनमें कोई छिपी हुई ताकत थी? हालांकि इस समय उनके पास चिंतन के लिए स्पष्टतः अधिक समय नहीं था। दयु सम्राट, आपके पास एक आखिरी मौका है। मानव सम्राट की क्यूई सौंप दीजिए और दयु साम्राज्य को भंग कर दीजिए। चुआंतियान युवराज ने ये शियाओ की ओर देखते हुए मांग की। मानव सम्राट की क्यूई सौंप दूं? तुम्हें या तुम्हें? ये शियाओ की नजर वहां उपस्थित साधकों पर पड़ी और उसने मुस्कुराते हुए पूछा। बिल्कुल मेरे लिए। होंगहाई साम्राज्य के किसान ने बिना किसी हिचकिचाहट के बीच में कहा। बकवास, यह तो हमें ही मिलना चाहिए। युद्ध शुरू होने से पहले ही मानव सम्राट की क्यूई पर कब्जे को लेकर साम्राज्यों के बीच छोटी मोटी बहस छिड़ गई थी। यदि उन्हें झगड़ा करने की अनुमति दी गई तो दयु साम्राज्य को उंगली उठाने की भी आवश्यकता नहीं होगी, उनका गठबंधन अपने आप ही बिखर जाएगा। बस क्या तुम देख नहीं सकते कि यह दयु साम्राज्य ही कलह पैदा कर रहा है? पहले दयु साम्राज्य को खत्म करो, फिर मानव सम्राट की क्यूई को विभाजित करो। राजकुमार चुआंतियान गुस्से से बोला। अन्य साम्राज्य के साधक इसे देख सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बोलना चुना। ये सब व्यक्तिगत लाभ के लिए थे। यदि हित पर्याप्त थे तो एक दूसरे के खिलाफ हो जाना असंभव नहीं था। राजकुमार चुआंतियान के शब्दों के साथ विभिन्न महान साम्राज्यों ने एक बार फिर दयु साम्राज्य को निशाना बनाया। तितर बितर हो जाओ, मानव सम्राट की क्यूई सौंप दो, कुछ भी मत छोड़ो। कहने की आवश्यकता नहीं कि विभिन्न महान साम्राज्यों के ये किसान सामान्य किसानों की तुलना में कहीं अधिक धनी थे। एक एक करके अमर कलाकृतियां निकाली गईं। यहां तक कि राजकुमार चुआंतियान और हांगहाई साम्राज्य के साधक भी मध्यम श्रेणी की अमर कलाकृतियां लेकर आए। एक बार जब मध्य श्रेणी की अमर कलाकृतियां प्रदर्शित की गईं, तो उनकी शक्तिशाली दमनकारी शक्ति किसी को भी डराने के लिए पर्याप्त थी। ये शियाओ ने अपना हाथ हिलाया और उसके हाथ में एक छोटी सी मुहर दिखाई दी। आज मैं मानव सम्राट की मुहर का उपयोग करूंगा जो आप सभी ने मुझे दी थी। मानव सम्राट के हथियार की हर चाल स्वर्ग और पृथ्वी पर एक विनाशकारी शक्ति थी। जैसे ही मानव सम्राट मुहर की दमनकारी शक्ति मुक्त हुई, कई महान साम्राज्यों के साधकों के भाव तुरंत बदल गए। यह कैसे संभव है? आप मानव सम्राट की क्यूई को इतनी जल्दी कैसे परिष्कृत कर सकते हैं? उनकी नजर संभवतः मानव सम्राट की मुहर पर अंकित मानव सम्राट की प्रबल क्यूई पर से नहीं चूक सकती थी। लेकिन तार्किक रूप से कहें तो मानव सम्राट की क्यूई को इतनी जल्दी परिष्कृत करना संभव नहीं था। उसे जादुई हथियार के रूप में विकसित करना तो दूर की बात थी। यह फर्जी चाल है, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। राजकुमार चुआंतियान क्रोधित हो गए और तुरंत हमला कर दिया और अपनी अमर कलाकृति को सीधे ये शियाओ की ओर फेंक दिया। मानव सम्राट सील हवा में उड़ गया और बहुत बड़ा हो गया। एक क्षण में एक विशाल स्याहीदार खजाने की मुहर कई महान साम्राज्यों के किसानों की ओर तेजी से उतरी। बूम बूम बूम। निम्न साधना स्तर वाले कई महान साम्राज्यों के साधक मानव सम्राट मुहर की शक्तिशाली शक्ति का सामना नहीं कर सके। उनके शरीर तुरंत फट गए, क्योंकि उनकी आध्यात्मिक आत्माएं प्रकट हुईं और भागने का प्रयास करने लगीं। लेकिन अगले ही क्षण उनकी आध्यात्मिक आत्माएं तुरंत मानव सम्राट मुहर में समाहित हो गईं। मानव सम्राट मुहर का उपयोग न केवल हमलों के लिए किया जाता था, बल्कि इसका सबसे शक्तिशाली कार्य पराजित दुश्मनों को अपने अंदर समाहित करना और मानव सम्राट की क्यूई का उपयोग करके उन्हें मानव सम्राट के रक्षकों में बदलना था। जबकि अन्य साम्राज्यों के साधकों की संख्या कम होती जा रही थी, ये शियाओ की ओर से साधकों की संख्या बढ़ती जा रही थी। जब तक मानव सम्राट के पास पर्याप्त क्यूई थी, ये शियाओ के पास सैनिकों की कभी कमी नहीं होगी। 2 मध्य श्रेणी की अमर कलाकृतियां भी सीधे तौर पर नष्ट कर दी गईं। मानव सम्राट सील के सामने अजेय प्रतीत होने वाली मध्य श्रेणी की अमर कलाकृतियां बस महत्वहीन थीं। यद्यपि मानव सम्राट मुहर को अभी अभी परिष्कृत किया गया था, फिर भी इसका स्तर उच्च श्रेणी के अमर कलाकृति के समान था। यह शीर्ष श्रेणी के अमर कलाकृति से केवल एक कदम दूर था। जब तक वह मानव सम्राट की कुछ और क्यूई और कुछ युन चाओ शक्ति को परिष्कृत करती है, वह सीधे शीर्षग्रेड अमर कलाकृति तक पहुंच सकती है। राजकुमार चुआंतियान ने जल्दी से अपनी मध्य श्रेणी की अमर कलाकृति को वापस बुलाया तथा अपनी मध्य श्रेणी की अमर कलाकृति पर लगे निशानों को अफसोस के साथ देखा। आमतौर पर मानव अमरों के लिए निम्न श्रेणी या मध्यम श्रेणी की अमर कलाकृतियों का उपयोग करना काफी अच्छा होता था। यह मध्यम श्रेणी की अमर कलाकृति केवल राजकुमार चुआंतियान की स्थिति के कारण ही थी।
यदि यह क्षतिग्रस्त हो गया तो राजकुमार चुआंतियान के लिए एक और मध्य श्रेणी की अमर कलाकृति प्राप्त करना मुश्किल होगा। अपनी अमर कलाकृति पर पछतावा होने पर राजकुमार चुआंतियान ने मानव सम्राट मुहर की शक्ति को भी पहचान लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह मानव सम्राट की क्यूई से परिष्कृत एक जादुई हथियार था। राजकुमार चुआंतियान लालच से भर गया था। अगर उसे मानव सम्राट की मुहर मिल जाती तो उसे पूरा भरोसा था कि वह पृथ्वी के अमर प्राणी से मुकाबला कर सकता है। आक्रमण करना। पहले दयु के राजा को मार डालो। जब तक ये शियाओ शियाओ मारा जाता रहेगा, मानव सम्राट सील का कोई स्वामी नहीं रहेगा, जिससे उससे निपटना बहुत आसान हो जाएगा। कई अमर कलाकृतियों को तुरंत ये जियाओ जियाओ की ओर बमबारी कर दिया गया। मानव सम्राट टावर। ये शियाओ शियाओ के सिर के ऊपर एक सुनहरा छोटा टावर दिखाई दिया। सुनहरी चमक धीरे धीरे उतरी और ये शियाओ शियाओ के पूरे शरीर को ढक लिया। एक और उच्च श्रेणी की अमर कलाकृति। कई महान साम्राज्यों के किसान अचंभित रह गए। दयु साम्राज्य की नींद कितनी गहरी है। ये बहुमूल्य उच्च श्रेणी की अमर कलाकृतियां इस प्रकार दी जाती हैं जैसे कि वे निःशुल्क हों। केवल हांगहाई साम्राज्य और चुआंतियान साम्राज्य में ही अभी भी उच्च श्रेणी की अमर कलाकृति बनाने की क्षमता थी। अन्य साम्राज्यों में उच्चस्तरीय प्रदर्शन करने की क्षमता भी नहीं थी। अमर कलाकृति। आक्रमण करना। अन्य साम्राज्यों के साधक भी आगे बढ़ने लगे और उनकी नजरें दयु साम्राज्य के साधारण साधकों पर टिक गईं। वास्तव में ये शियाओ शियाओ शक्तिशाली था, लेकिन दयु साम्राज्य के साधारण साधक इतने शक्तिशाली नहीं हो सकते थे, है ना? कई महान साम्राज्यों के साधकों को घिरा देखकर दयु साम्राज्य के साधक केवल मुस्कुराए। भाइयों, अब ऐसा करने का समय आ गया है। अगले ही क्षण सभी ने अपने छिपे हुए साधना स्तरों का खुलासा कर दिया। एक क्षण में अनगिनत शक्तिशाली आभाएं फूट पड़ी। कम से कम वे सभी 2 से 3 छोटे दायरे में छिपे हुए थे। जो एक प्रमुख क्षेत्र में छिपे थे वे हर जगह थे। जो मूलतः महायान क्षेत्र के साधकों का एक समूह था, उसमें अचानक 1 दर्जन से ज्यादा मानव अमर क्षेत्र के साधक शामिल हो गए। मूलतः दयु साम्राज्य के उच्चस्तरीय साधक पूरी तरह से वंचित थे, लेकिन अब एक पल में स्थिति बदल गई। कई महान साम्राज्यों के कृषक नुकसान में थे। ब्लैक ड्रैगन गार्ड्स ने दायु साम्राज्य के साधकों को घूरते हुए सोचा कि वे कौन थे और कहां थे। क्या दयु साम्राज्य को सचमुच हमारी जरूरत है? म्यू यानलॉन को अचानक कुछ अनावश्यक सा महसूस हुआ। दयु साम्राज्य की ताकत के साथ भले ही वे मदद न करें, वे कई महान साम्राज्यों की संयुक्त सेना से नहीं डरेंगे। राजकुमार चुआंतियान और अन्य लोग जिन्होंने ये शियाओ शियाओ को घेरने की योजना बनाई थी, उन्होंने भी अपनी कार्रवाई रोक दी और ये शियाओ शियाओ को सदमे में देखा। दयु साम्राज्य के अन्य साधकों ने अपने साधना स्तर छुपाए थे, तो क्या दयु साम्राज्य के राजा ये शियाओ शियाओ ने भी अपने साधना स्तर छुपाए होंगे? ये शियाओ शियाओ ने हल्की सी मुस्कान दी और आपने सही अनुमान लगाया है। अगले ही पल ये शियाओ शियाओ के शरीर से पृथ्वी अमर क्षेत्र की आभा फूट पड़ी। अब कार्रवाई करने का समय आ गया है। दयु साम्राज्य, बहुत अच्छा, वास्तव में अच्छा, आपने वास्तव में गहराई से छुपाया। राजकुमार चुआंतियान ने दांत पीस लिए। उन्हें अचानक वह अतीत याद आ गया जब लिटिल फैन ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। लिटिल फैन ने अपनी साधना का स्तर भी छुपा लिया था, जिसके कारण उसे ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य से अपमानजनक तरीके से पीछे हटना पड़ा। अब वैसी ही स्थिति फिर से घटित हो रही थी। पूर्वी महाद्वीप में इतने सारे धोखेबाज कब पैदा हो गए? क्या ऐसा हो सकता है कि आप सब एक साथ हों? नहीं, दयु साम्राज्य के राजा ये शियाओ शियाओ और लिटिल फैन, उन दोनों का उपनाम एक ही है ये, और वे दोनों धोखेबाज हैं। इस दुनिया में इतने सारे संयोग नहीं हो सकते। तब बहुत अधिक संयोग होना एक अपरिहार्य घटना होगी। ये शियाओ शियाओ और लिटिल फैन एक ही परिवार से होने चाहिए। राजकुमार चुआंतियान ने क्रोध में अपने दांत लगभग काट लिए। वह घृणा से भर गया था। मूलतः उसने इस अवसर का उपयोग चुआंटियन राष्ट्र के स्वामी के हृदय में अपनी स्थिति पुनः स्थापित करने के लिए करने की आशा की थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लिटिल फैन, ये जियाओ सियाओ, तुम दोनों मरने के लायक हो। राजकुमार चुआंटियन जानता था कि आज उनकी मदद से दयु साम्राज्य को संभालना निश्चित रूप से असंभव था। आखिरकार पृथ्वी अमर क्षेत्र की एक साधक ये शियाओ शियाओ दयु साम्राज्य की तरफ थी और वे उसे उकसाने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। अतिरिक्त सहायता मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दयु साम्राज्य के राजा, यह मत सोचिए कि आप ऐसे ही जीत गए हैं। अगले ही पल राजकुमार चुआंतियान ने सीधे चुआंतियान राष्ट्र के स्वामी द्वारा दिया गया टोकन निकाला और उसे कुचल दिया। दयु शहर के ऊपर एक स्थानिक मार्ग तुरंत प्रकट हो गया। अन्य साम्राज्यों के किसानों ने राजकुमार चुआंटियन को सेना की मांग करते देखा
और बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने भी सेना की मांग शुरू कर दी। एक एक करके स्थानिक मार्ग खुलते गए जो उनके महान साम्राज्यों की राजधानियों से जुड़ते गए। जल्द ही स्थानिक मार्गों के भीतर से शक्तिशाली आभाएं प्रसारित होने लगीं। जब तक एक साम्राज्य का राजा व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करता है, तब तक अन्य साम्राज्यों के राजा भी आमतौर पर सामने आ जाते हैं। इन सभी महान साम्राज्यों में पृथ्वी अमर क्षेत्र को पहले से ही शिखर माना जाता था। एक बार जब पृथ्वी अमर क्षेत्र कार्रवाई करता है, तो उसके बाद की लड़ाइयों का मानव अमर क्षेत्र से कोई संबंध नहीं होगा। यदि पृथ्वी अमर क्षेत्र अभी भी इस मुद्दे को हल नहीं कर सकता है, तो यह प्रत्येक महान साम्राज्य के पीछे की ताकतों के बीच संघर्ष होगा। जब अनेक प्रमुख साम्राज्यों से पृथ्वी अमर क्षेत्र के साधक तेजी से आगे बढ़े, तो सामान्य दिखने वाले साधकों का एक समूह निकटवर्ती अंतरिक्ष में लेटा हुआ था। साधकों के इस रहस्यमय समूह के सामने एक अत्यंत सुंदर महिला दयु साम्राज्य की अग्रिम पंक्ति में हो रहे युद्ध पर चुपके से नजर रख रही थी। निष्पादक, स्थिति हमारे नियंत्रण से बाहर हो गई है। इतनी सारी पृथ्वी के साथ अमरों, क्या हमें अब भी आगे बढ़ना चाहिए? एक किसान ने सामने खड़ी महिला से सावधानी से पूछा। क्यों नहीं? क्या आप वुशियान के पूर्वज के आदेशों की अवज्ञा करने की सोच रहे हैं? डरो मत। अगर हम मर भी गए तो हमें वुशियान दिव्य राज्य में प्रवेश करने और सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। हालांकि हमारा लक्ष्य दायु साम्राज्य है, लेकिन दूसरे साम्राज्यों को भारी नुकसान पहुंचाने का यह सबसे अच्छा मौका है। क्या हम हार मान लेंगे? आध्यात्मिक अमृत, अमर कलाकृतियां, ये सब तुम्हें बुला रहे हैं। क्या तुम उन्हें नहीं चाहते? प्रेरक शब्दों की एक श्रृंखला ने किसानों में उत्साह की लहर दौड़ा दी। वे आगे बढ़ने और युद्ध में शामिल होने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। हम मौत से नहीं डरते। महिमा के लिए यह देखकर सुयान के मुंह के कोने से एक मुस्कान निकल आई। 9 महान साम्राज्यों द्वारा दयु साम्राज्य को घेरने जैसी बड़ी घटना में जीवन और मृत्यु का द्वार कैसे शामिल नहीं हो सकता था। सुयान को दयु साम्राज्य पर हमला करने का आदेश मिला। यदि संभव हो तो 10 महान साम्राज्यों को थोड़ा कष्ट देना भी स्वीकार्य होगा।